हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो है क्या व्याख्या करें, तो इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपका सीधा जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। सीधा किस में आएगा प्यारे बच्चों? बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऐसा समझिए, याद रखना। अगर आप इस वीडियो के केवल आप प्यारे बच्चों देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएगा। आपको बशर्ते इस वीडियो को सही ध्यान से देखना है और उससे पहले कॉपी और कलम लेके बैठना है। ये नहीं कि हवा में केवल तीर मार रहे हैं, वो सब सिस्टम नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। एग्जाम कोई एक दिन का हलवा नहीं है कि एक दिन पढ़ के हम टॉप कर गए या तो 4 दिन पढ़ के हम टॉप कर गए, वही सब सीखने से नहीं होती है। समझ में? चलिए देखिएगा, कुछ हमारा जो है गेस क्वेश्चन, उस गेस क्वेश्चन को समझना कि क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? तो खोज जो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा सन 1981 में खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता से कुछ वस्तुएं मिली थी, जिस वस्तुओं में क्या था याद रखना बाबू। जिस वस्तु में था आपका, यहाँ से बहुत सी चीज का प्रमाण मिला था। यहाँ से आपका जो है अनाज का प्रमाण मिला था। कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता से अनाज का प्रमाण मिला था। यहाँ से आपका अन्नागार का भी प्रमाण मिला था, जो कि 6x6 का रूम था। इसे में समझना कि हड़प्पा सभ्यता का खोज तथा हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के तट पे है, तो याद रखना प्यारे बच्चों रावी नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे है? तो हड़प्पा सभ्यता है प्यारे बच्चों रावी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर हो गया? ध्यान देना। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। याद रखना प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो याद रखना प्यारे बच्चों सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है प्यारे बच्चों? सिंधु नदी के तट पे है। तथा सिंपल सा समझना, यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है याद रखना मृतकों का टीला, या तो प्रेतों का टीला। या तो किसका टीला प्यारे बच्चों? प्रेतों का टीला। याद रखना इस मोहनजोदड़ो को सिंध बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो को जो है सिंध बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है सिंध बाग भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? कॉपी और कलम लेके बैठना, जो जो बात बोलेंगे वो आपको लिखते चलना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसी में समझिएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्रमाण मिला था, क्या पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था तो समझना है प्यारे बच्चों। मोहनजोदड़ो से जो प्रमाण मिला था पशुपतिनाथ की मूर्ति। ध्यान देना, पशुपतिनाथ की मूर्ति। यहीं से आपको मिला था प्यारे बच्चों कांसे की निरतक मूर्ति। कांसे की निरतक मूर्ति। यहीं से आपको मिला था सूती वस्त्र। यहीं से आपका क्या मिला था प्यारे बच्चों? सूती वस्त्र मिला था। यहाँ से क्या मिला था? सूती वस्त्र मिला था। इन 3 चीज को आपको हर हाल में याद रख के आना। क्लियर? अब ध्यान देना। अब प्रश्न संख्या सेकेंड है धर्म पात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धर्म का प्रचार की बात की जाए तो धर्म का प्रचार किसके द्वारा? तो धर्म का प्रचार अशोक के द्वारा किया गया। एक सेकंड देख लेते हैं छोटू, कलर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप लोग को दिक्कत हो रहा है? चल ब्लैक वाला है, ठीक है, चलो ब्लैक वाला है, ठीक। क्लियर? चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या कितना? 3 देखना। मोटा कुछ ज्यादा हो गया था, चलो ध्यान देना। प्रश्न संख्या 3 है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना प्यारे बच्चों हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तथा जैन धर्म से कौन संबंधित है? तो जैन धर्म से आपका संबंधित है, याद रखना प्यारे बच्चों श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जो है कौन सा धर्म में संबंधित है?
तो श्वेतांबर और दिगंबर जो धर्म में संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और इससे याद रखना आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, खोपड़ी में ढुका लेना रे तो यानी दोनों कि हीनयान और महायान में अंतर पूछता है और श्वेतांबर और दिगंबर में भी अंतर पूछेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न, एक चीज ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 4 देखना, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर पता है कि अकबर मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका था। अब आप लोग बताइए, अब बताते हैं समझना अकबर के बारे में कि अकबर का अगर बात की जाए शासनकाल का, अकबर का शासनकाल आपको हर हाल में याद रखना है। बताते हैं किसका किसका शासनकाल तुम लोग को याद रखना है इससे। चलो देखो प्रश्न संख्या 4 का ध्यान देना। अकबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल जो चला था 1556 से प्रारंभ होकर 1605 तक चला था। 1556 से लेकर कितना तक? 1605 ईस्वी। ध्यान देना अकबर से और पूछी जाती है प्यारे बच्चों कि अकबर जो है अजमेर के दरगाह पे, ध्यान देना अकबर कहाँ? अजमेर के दरगाह पे कुल 16 बार गया था। अजमेर अकबर के अजमेर जो है क्या होता है, अकबर जो है अजमेर के दरगाह पे कुल कितना बार गया था प्यारे बच्चों? तो कुल जो है 16 बार गया था। ये प्रश्न पूछा जाता। फिर इसी में आपसे पूछा जाएगा कि अकबर का जो है उत्तराधिकारी कौन बना? तो अकबर का उत्तराधिकारी उसी का पुत्र सलीम, जिसका नाम था जहांगीर। जिसका नाम था क्या प्यारे बच्चों? जहांगीर। जिसका नाम क्या था? जहांगीर। आगे उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। क्लियर हो गया अकबर के बारे में? बाकी अकबर के बारे में और डीपली पूछा जाता है, ध्यान देना। पूछा जाता है दीन इलाही धर्म में, ध्यान देना क्या कि दीन इलाही धर्म में किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन इलाही धर्म में अकबर के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो दीन इलाही धर्म में 1581 में चलाया गया था। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति जिसका नाम क्या था? तो महेश दास, जो जिसे क्या कहा जाता था? जिसे बीरबल कही जाती थी। जिसे क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? बीरबल कही जाती थी। क्लियर हो गया? तथा अकबर के द्वारा ही याद रखना प्यारे बच्चों इबादत खाना की स्थापना की गई थी। किसका स्थापना? इबादत खाना की स्थापना सन 1575 में किया गया। इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? इबादत खाना की स्थापना सन 1575 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? अब ध्यान देना, इसमें से एक प्रश्न पूछता है कि दीन इलाही क्या है? 2 नंबर का। तो याद रखना, सीधा लिखिएगा कि दीन इलाही यह एक प्रकार का नया धर्म था जो कि अकबर के द्वारा चलाई गई थी। इस धर्म में बोली गई थी कि जितने जो धर्म हैं इन सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया गया। उसी को क्या चीज कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसी को कहा जाता है दीन इलाही कहा जाता है। आइए समझ में, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो पहला हिंदू व्यक्ति महेश दास, जिसे बीरबल कही जाती थी। क्लियर? याद रखना प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। औरंगजेब को और क्या औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? आलमगीर के नाम से, और साथ ही साथ जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जानी जाती थी प्यारे बच्चों। चलो अब ध्यान देना, क्लियर? उसके बाद समझना प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या कितना है? 6 समझना। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से जानकारी मिलता है मौर्य। किसका? मौर्य। अब ध्यान देना मौर्य वंश में कि मौर्य वंश की अगर बात की जाए स्थापना, ध्यान देना, तो इसकी स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखना प्यारा बच्चों 321 बीसी में। कब किया गया था? 321 बीसी में। बाकी इसके बारे में आप उतना अच्छे डीपली नहीं घुसे, नहीं तो वीडियो पता चला कि 2 ही क्वेश्चन कराए मैं पूरा टाइम ले ली। ठीक ना? चलो ध्यान।
स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। पूछा जाता है 2 नंबर में कि स्तूप क्या होता है, तो सीधा लिखा जाता है कि मिट्टी के ढेर को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। मिट्टी के ढेर को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। बस इतना ही तो लिखना है। ध्यान देना। इस स्तूप में ध्यान देना, एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं, सांची का स्तूप पूछ लिया जाएगा कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप पता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के कहाँ है बाबू? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये वाला याद रखना, सांची का स्तूप, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 ध्यान देना क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 है प्यारे बच्चों, 6 बजे ना। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? क्या पूछा गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का, तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। कौन सा वंश के द्वारा प्यारे बच्चों? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखना, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था प्यारे बच्चों? बाबरनामा। उसमें पूछ लिया जाएगा कि बाबरनामा किसे कहते हैं। ये बाबरनामा जब भी पूछा जाता है तो बाबरनामा याद रखना बाबू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा आपसे, लघु में नहीं पूछेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा कि बाबरनामा क्या है, तो पैकेज में देख लेना। हम सब्जेक्टिव का जो है गेसिंग करवाएंगे आप लोग को, शायद एक कल इसको करवा देंगे, ठीक ना। समझना। नेक्स्ट है, आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ये जो किया गया था अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आईने अकबरी का प्रकाशन अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और इसमें और क्या पूछता है, हाँ, आईने अकबरी को जो कितने भागों में बांटा गया? तो आईने अकबरी को कुल 5 भाग में बांटा गया। आईने अकबरी को कितना भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट समझना 11, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, छोटा डेट देगा, याद रखना है 21 अप्रैल। अब इसमें थोड़ा सा समझना पानीपत का प्रथम युद्ध में कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये जो एक हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और साथ ही साथ कौन था? बाबर। बाबर, इन दोनों के बीच हुआ था, जिसमें से क्या बोलते हैं पराजय कौन हुआ था? तो पराजय की बात किया है, इसमें जो पराजय हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आपको याद रखना है, ध्यान देना, समझना। ध्यान देना। बाबर आया, पानी पिया, क्या पिया? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। और क्या हो गया? मर गया। समझना हिस्ट्री को। पानी पिया से आपको याद रखना है बाबू पानीपत। पानी पिया से आपको याद रखना है पानीपत। कौन सा? पानीपत। ये आपको समय रखना है 1526। एक वो खाली डेट याद रखते जाना, बाकी सब याद रहेगा। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। क्लियर? आपको ये को याद रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना। खाना से आपको याद रखना है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था ये नहीं पूछता आपसे। चांद से याद रखना आपको चंदेरी का युद्ध। चांद से आपको क्या चीज याद रखना है? चंदेरी का युद्ध रखना है। घा से याद रखना बाबू घाघरा का युद्ध। घा से किसका युद्ध?
तो घा से आपको याद रखना है घाघरा टेक, जो कि कब हुआ था 1529 में, और मर गया मतलब बाबर की मृत्यु कब हुआ था सन 1523 ईस्वी में। इस ट्रिक को या तो आपको घर पे खोपड़ी में ढुका लेना, एरा से एगो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, या तो पूछेगा खानवा का युद्ध, या चंदेरी का युद्ध, या घाघरा का युद्ध, या तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ये खोपड़ी में तुम्हारी हर हाल में ढुका के रखना, ठीक है। अगर आपको एगो बस केवल याद रखना है हर हाल में, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। हट गए नो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है तो लिख लो। चलो समझना नेक्स्ट। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध समझ गया। अगर दूसरा युद्ध बोलेगा तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था सन 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत की अगर बात की जाए तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में। तीनों क्लियर हो गया। प्रथम 1526, दूसरा 1556 और तीसरा बात किया है तो तीसरा कितना हो जाएगा 1761 ईस्वी हो जाएगा। फिर देखना नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन था, कौन नहीं कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। समझना विजयनगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया तो विजयनगर का स्थापना याद रखना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा कब किया गया था। कब किया गया था तो 1336 ईस्वी में। याद रखना हरियर बुक्का अपने पिता का नाम यानी कि संगम वंश के नाम पे जो है क्या रखा था, तो संगम वंश के नाम पे जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। कब किया था तो सन 1336 ईस्वी में किया था। अब ध्यान देना विजयनगर पे कुल जो है 4 वंश शासन किया था। याद रखना कि विजयनगर पे कुल कितना वंश शासन किया था, तो विजयनगर पे कुल 4 वंश के द्वारा शासन किया गया था। चैप्टर 7 जो है बहुत अच्छा से पढ़ना है विजयनगर। हर हाल में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा सब्जेक्टिव और जरूर पूछता है इसमें ना पूछा जाए कि विजयनगर में महानतम देवी कौन थी, तो महानतम जिसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था पंपा देवी। क्लियर। ध्यान देना विजयनगर जो है कौन सा नदी के तट पे, तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पे। ध्यान देना कौन सा नदी के तट पे, तुंगभद्रा नदी के तट पे विजयनगर है। क्लियर। अब विजयनगर में एक और पूछा जाता है कि महानवमी डिब्बा क्या था। ध्यान देना महानवमी डिब्बा पूछेगा कि महानवमी डिब्बा क्या था, तो महानवमी डिब्बा जो है आका कृष्णदेवराय के द्वारा शुरू की गई थी। महानवमी डिब्बा जो था उच्च अधिकारियों को बैठने का जगह था। उच्च अधिकारियों को बैठने का क्या चीज था, तो उच्च अधिकारियों को बैठने का जगह था। क्लियर हो गया, याद रखना। प्रश्न संख्या 13 समझना। वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। बस इसमें खाली यही पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछता। नेक्स्ट समझना 14 गोपुरम का संबंध किससे, तो गोपुरम का संबंध जो होता है मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे होता है, मंदिर से होता है। गोपुरम किसे कहते हैं, तो गोपुरम जो है मंदिर का प्रवेश द्वार को कैसे कहा जाता है, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कही जाती है। फिर आयनियाकवरी को कितने भाग में बांटा गया, जस्ट बताए थे। आयनियाकवरी को 5 भाग में विभाजन किया गया है। ध्यान देना समझना। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था, दक्षिण भारत में बिताया था। क्लियर। नेक्स्ट समझना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है जी, इसका अजमेर हो जाएगा। कहाँ जाएगा, अजमेर। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा क्या बोलते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो याद रखना बाबू कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये आपका दिल्ली में। बस यही दोनों पूछता है। एक पूछेगा शेख निजामुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती आपको याद रखना है अजमेर। और आपको अगर पूछता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया तो कहाँ है, ये दिल्ली है। बस यही दो इससे प्रश्न पूछता है।
उसके बाद समझना नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी से क्या पूछता है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति अपनाई गई थी। पूछा जाएगा कि हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही जो है डाक सेवा की शुरू की गई थी। कौन सा सेवा? डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। एक चीज और ध्यान देना, भारत में पहली बार रेलवे 1853 में कहाँ से कहाँ चली थी? तो याद रखना आपको, मुंबई टू थाने। डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो डिस्टेंस कुल आपको याद रखना है 34 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा इतना तो अंदर जाएगा नहीं कि बोगी कुल कितना था, तो कुल बोगी 13 था। कुल बोगी कितना था? 13 था। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट समझ 19, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ध्यान देना, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है क्या इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि को क्या कर दी गई थी? वापस कर दी गई थी। ध्यान देना, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में आपको याद रखना है असहयोग। कौन सा? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। क्लियर? 1922 में अगर बोलेगा तो 1922 में आपको हो जाएगा चौरी चौरा। चौरी चौरा, चौरी चौरा जो कि कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। अगर आपको ऑप्शन में 5 नहीं देगा तो 4 रहेगा, ये दोनों याद रखना। क्लियर हो गया? इसी में समझ एक और, आपसे अगर पूछा जाता है खिलाफत, ध्यान दो, खिलाफत आंदोलन अगर पूछेगा तो खिलाफत आंदोलन आपको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन हुआ था सन 1919 में। खिलाफत कब हुआ था? 1919 में। और असहयोग कब से कब तक चला था? तो असहयोग 1920 से 22 तक चला था। क्लियर? ध्यान देना, खिलाफत आंदोलन 1919, इसका भारत के 2 मुस्लिम नेता, एक का नाम था क्या नाम था, शौकत अली और शायद लियाकत अली के द्वारा इस आंदोलन का किया गया था। क्यों हुआ था वो जाके सब्जेक्टिव में देखते रहना। चलो नेक्स्ट माना, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगर आपसे खाली पूछेगा इंडिया गेट, खाली पीछे पूछेगा तुमसे कि इंडिया गेट कहाँ है, तो खाली इंडिया गेट की बात किया जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा बाबू दिल्ली। ध्यान दो, गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो कहाँ है? मुंबई होता। और अगर खाली इंडिया गेट बोल का तो खाली इंडिया गेट कहाँ होता? ये आपको तो दिल्ली में होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। प्रश्न का नेक्स्ट समझना, निम्न में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? क्या रखना, अल हिलाल। क्या? अल हिलाल। उसके बाद बस इतना ही याद रखना, इसमें ये कि पूछा जाता है किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था अल हिलाल। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद न्यू इंडिया का प्रकाशन जहाँ तक हमें लग रहा है, हाँ, न्यू इंडिया का प्रकाशन ही किया था जिसका नाम था एनी बेसेंट। ये भी लिख लेना, न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, क्या नाम इसका, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। नेक्स्ट समझ, सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिंधु कानू जो नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1856 से 57 में हुआ था। क्लियर? उसके बाद एक पूछा जाता है कोल विद्रोह। ध्यान देना, समझना, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था जिसका नाम था चांद भैरव। चांद भैरव कब किया था?
तो 1831 से 32 में क्या था। क्लियर, आपको दोनों याद रखना है। प्रश्न संख्या 23, भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। क्या बोला गया, भारत में स्थायी बंदोबस्त, तो ये आपका लगाया गया होगा, देखो समझना इसको, यार सही से करो। अस्थाई बंदोबस्त, तो भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त लगाई गई थी आपका, ये आपका हो जाएगा बंगाल का क्षेत्र में। कहाँ लगाया गया था, बंगाल का क्षेत्र में लगाया गया था। अस्थाई महलवाड़ी, इस वहाँ बंगाली हुआ। नेक्स्ट समझना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो क्या पूछा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब ध्यान देना, स्वतंत्र भारत के पहले अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भारतीय, पहले क्या चीज पूछेगा बाबू, अगर भारतीय रहेगा तो कौन हो जाएगा, तो भारतीय रहेगा तो ये हो जाएगा फिर आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, अगर भारतीय बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्लियर, और खाली पूछेगा तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ से कौन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अंतिम के साथ साथ क्या लग जाएगा, भारतीय लग जाएगा, तो फिर क्या चीज हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो क्या चीज हो जाएगा बाबू, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट समझना 25, भारतीय संविधान करो ना, भारतीय संविधान के निर्माण कितने समय लगा था, इसका जो लगा था कहीं पे नहीं है जी, नहीं है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना दिन समय लगा था बाबू, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसमें सब्जेक्टिव याद रखना, क्या पूछा जाता, पूछ देगा कि इससे सब्जेक्टिव क्या पूछता है यार, हाँ इससे सब्जेक्टिव पूछता है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषता, इससे तुम्हारा सब्जेक्टिव पूछता है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताओं को लिखें। भारतीय संविधान की कितने विशेषताओं को लिखने के लिए बोल देगा, 2 को विशेषताओं को लिखने के लिए बोल देगा। क्लियर, नेक्स्ट समझना, 2013 वाला बता दें, मिनट, चलो देख लो इसमें से थोड़ा सा और अगर होगा तो फिर। चलो देखो, जगह राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष का मिला था, इसका अवशेष मिला था 1922 ईस्वी। सिंधु घाटी से विशाल स्नानागार की बात किया गया तो मोहनजोदड़ो, याद रखना। कालीबंगा से याद रखना कि क्या से, तो कालीबंगा से मिला था, इसको क्या बोलते हैं, कालीबंगा से, हाँ कालीबंगा से देखो प्रमाण आपको मिलता है, तो यहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण, जुता हुआ खेत का यहीं से प्रमाण मिला था। यहाँ से आपको प्रमाण मिला था लड़की लिख दी, लकड़ी का हल मिला था। यहाँ से किसका प्रमाण मिला, लकड़ी का हल। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना बाबू, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या चीज होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, ध्यान देना। इतना आपको याद रखना है कालीबंगा के बारे में। लोथल कहाँ है, तो याद रखना लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ, तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पे, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर हो गया, देख लेंगे। देखो यहाँ पे दे लें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर बुका के द्वारा, कब, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की, तो प्रयागप्रस्ती की रचना किया था हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद समझना प्रश्न संख्या 5,
महावीर ने सर्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो जो नया सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम था क्या? ब्रह्मचार्य। इससे सब्जेक्टिव पूछता है कि महावीर ने सर्वनाथ के जैन धर्म के 5 सिद्धांत पूछ देगा तुमसे। जैन धर्म के कितना सिद्धांत पूछ देगा? 5 सिद्धांत पूछ देगा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत तुमको याद करके जाना है। आया समझ में? फिर महाभारत की रचना किसने किया था? ध्यान दो मना। महाभारत की रचना, तो महाभारत की रचना वाल्मीकि के द्वारा। और अगर बोला जाएगा रामायण का, तो रामायण का किया था क्या? इसका नाम था महर्षि वेद व्यास। रामायण का कौन किया था? महर्षि वेद व्यास। और ध्यान देना, यहाँ से आपको दीर्घ में पूछेगा कि 2 महाकाव्य का नाम लिखे। सब्जेक्टिव में आपको याद रखना है 2 महाकाव्य। तो याद रखना बाबू 2 महाकाव्य। एक पहला जो हो जाएगा महाभारत तुम्हारा, और दूसरा जो हो जाएगा तुम्हारा रामायण। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? तो दूसरा जो हो जाएगा रामायण। 2 को क्या चाहिए? तो 2 को तुम्हारा जो है महाभारत है, ये महाभारत कहते हैं। 2 महाकाव्य। नेक्स्ट समझना। नेक्स्ट है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त। बताने की जरूरी नहीं है। उसके बाद समझना 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध। ध्यान देना 16 महाजनपद का उल्लेख 2 चीज में मिलता है। एक तुमको मिल जाएगा भगवती सूत्र, और एक जो मिलेगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। क्लियर? ये दोनों आपको याद रखना कि महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में और अंगुत्तर निकाय दोनों में मिलता है। फिर है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का था। नेक्स्ट समझना कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूछा है, तो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। बनाया किसने था? तो बनाया था इल्तुतमिश। क्लियर? रजिया से याद रखना क्या बोलते हैं 1936 से 40 का समय काल याद रखना। रजिया याद ना, जो कि भारत के प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वही रजिया थी। नेक्स्ट समझना। फिर उत्तर भारत से भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत से रामानंद। इसमें सब्जेक्टिव हम क्लासरूम में करवाए हैं तुम लोग को, ठीक ना? क्लास 1 में बताया था ना कि पूछ देगा तुमसे 4 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के एक संत और 4 को दक्षिण भारत के संत पूछेगा। ये दोनों याद रखना तो इनके समझना। फिर एक कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में। किसका पत्र लेकर? तो अकबर का पत्र लेकर। आया समझ में? ध्यान देना। फिर दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही अकबर से संबंधित है। दीन इलाही कब शुरू किया गया था? दीन इलाही 1581-82। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन तो नहीं देगा, या तो 81 देगा नहीं तो 82 देगा। नेक्स्ट स्थापत्य कला कैसे? एक क्वेश्चन समझना। बोला गया स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला के लिए जाना जाता है। चित्रकला के लिए नाम देगा। चित्रकला के लिए जहांगीर। न्याय का जंजीर तो याद रखना, न्याय का जंजीर भी अगर बोलेगा तो न्याय का जंजीर भी कौन हो जाएगा? न्याय का जंजीर के लिए जाना जाता था जहांगीर जाना जाता है। क्लियर? और एक चीज़ और याद रखना, एक और आपसे तुमसे पूछा जाता है भूमि के लिए। भूमि के लिए कौन जाना जाता है? तो भूमि के लिए जो जाना जाता है शेरशाह सूरी। भूमि के लिए कौन? भूमि के लिए जो जाना जाता है शेरशाह सूरी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट समझना। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। अगर बोलेगा भारत के प्रथम मुगल शासक, तो भारत का प्रथम मुगल शासक जिसका नाम था बाबर। याद रखना। बाबर भारत कब आया था? तो बाबर भारत आया था 1526 ईस्वी में। याद रखना।
क्लियर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना याद रखना 1600 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना प्रथम फैक्ट्री, ध्यान देना, अपना प्रथम फैक्ट्री कब खुला था? तो अपना प्रथम फैक्ट्री जो खुला था 1608 ईस्वी में। कहाँ खुला था? तो 1608 ईस्वी में सूरत में खुला था। क्लियर। नेक्स्ट समझना, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो बताएं तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। फिर है डांडी किस राज्य में? तो डांडी जो है बिहार में तो होगा नहीं बाबू। डांडी कहाँ हो जाएगा? तो डांडी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों गुजरात में। डांडी कहाँ हो जाएगा? डांडी आपका गुजरात राज्य में। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा। जाके देखते रहना मेरे से, एक आध को पूछा तो ठीक। पुनः समझौता 1932 ईस्वी में किसके बीच में? तो ये जो हुआ था गांधी जी प्लस अम्बेडकर। गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था। क्लियर? नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट काला कानून किसे कहा गया? क्या रखना? काला कानून जो कहा गया रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसको? रॉलेट एक्ट को कहा गया। किस समझना, 23 1949 में कौन आंदोलन हुआ? 1949 अगर एक यार यहाँ पे 1942 होगा, ठीक है ना। 1942 में कौन सा? तो 1942 में भारत छोड़ो। किसान आंदोलन कब हुआ? तो किसान आंदोलन 1917, खिलाफत 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चारों क्लियर? चारों याद रखना। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट समझना, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है संविधान में। किसमें निहित है? संविधान में निर्मित है। संविधान में भी कहाँ? तो संविधान में भी जो है निर्मित है प्रस्तावना में। क्लियर? नेक्स्ट समझना, क्लियर हो गया? उतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है पॉलिटी का बना देंगे कि क्या क्या पूछेगा, ठीक है। कि पॉलिटी का आप लोग का 2 तारीख को एग्जाम है ना, तो उससे पहले को वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं।